हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग आप जैसे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है ना। एंड दैट सीरीज इज अरुणाचल टाइम्स एनालिसिस। ठीक है ना। आज मैं आपका एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, अरुणाचल टाइम्स एनालिसिस। काफी स्टूडेंट्स का क्वेरी था कि सर इसको आप स्टार्ट कर दीजिए जिससे उनको भी हेल्प मिले पेपर को रीड आउट करने में। क्योंकि बहुत प्रॉब्लम ये रहती है कि सर आपका जो न्यूज़पेपर है उसमें बहुत सारी न्यूज़ होती हैं, तो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई कि कौन सा न्यूज़ हमें पढ़ना है और कौन सा न्यूज़ को स्किप करना है। तो ये जो आपका सीरीज है इसमें हम लोग यही डिस्कस करेंगे, यही बात करेंगे कि आप किस तरह की हेडलाइंस को पढ़ें और किस तरह की हेडलाइंस को स्किप करें। ये ध्यान रखिए, ये जो एनालिसिस है ये हम बात कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो आपका जो अरुणाचल में एपीपीएससी और एपीएसएसबी एग्जाम्स हो रहा है उसके रिगार्डिंग आपको जो न्यूज एनालिसिस करना है, ठीक है ना, उसके रिगार्डिंग आपको क्या क्या न्यूज पता होनी चाहिए। क्योंकि अभी आप रिसेंट में कोई भी एग्जाम उठा के देख लें तो आपको आइडिया लग जाएगा जो सबसे ज्यादा एक वेटेज वाला टॉपिक निकल के आ रहा है दैट इज करेंट अफेयर्स। मैं ऑलरेडी 2021 से आपका करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूं इन अरुणाचल। ठीक है ना। लेकिन वो करंट अफेयर्स आपका नेशनल लेवल का हो गया। अब एक जरूरत थी कि सर जो अरुणाचल लेवल के स्पेसिफिक करंट अफेयर्स का डिस्कशन है उसकी भी बात की जाए। तो अरुणाचल में जो मोस्ट पॉपुलर आपका जनरली न्यूज़पेपर रहता है दैट इज अरुणाचल टाइम्स। तो आज हम लोग आपका अरुणाचल टाइम्स का आज से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। थ्रू दिस डिस्कशन हमारे क्या क्या पॉइंट्स रहेंगे, हम क्या क्या चीजें डिस्कस करने वाले एक बार उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर मैं आपके सामने पूरा न्यूज़पेपर ओपन करा हुआ हूँ, ये ई पेपर है। तो इसमें कौन कौन सी हेडलाइंस इंपॉर्टेंट है, उस हेडलाइंस में आप क्या क्या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ सकते हो, ठीक है ना, उसको पढ़ना है। तो ये सारी चीजें हम इसमें आपका डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। एक मिनट रुकिएगा जस्ट। ओके। ठीक है सर। तो एग्जाम के रिलेटेड जो भी हेडलाइंस है वो हम यहाँ पर कवर करेंगे और उनसे रेलिवेंट जो टॉपिक्स हैं यहाँ पर मैं आपको बताता भी चलूंगा क्या क्या स्टैटिक के टॉपिक्स आप यहाँ से पकड़ सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। कुछ चीजें मैं यहाँ से आपको होमवर्क में भी दूंगा, उसको आप घर पे पढ़िए। क्योंकि इसको क्रिस्प एंड कंसाइज रखना है तो बहुत ज्यादा लेंदी भी नहीं कर सकते है ना, अदरवाइज ऐसा ना हो कि इससे देखने से बढ़िया न्यूज़पेपर ही पढ़ लेते हैं। तो वो चीज भी डेवलप ही होनी चाहिए। ठीक है। तो इसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जो स्टार्टिंग होंगे वो मैं आपको बताता चलूंगा, उसको भी आप अलग से अपना प्रिपेयर कर लीजिए। दूसरी चीज एडिटोरियल एनालिसिस भी इसमें हम कवर करते चलेंगे। जो जो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स लगेंगे उसके बारे में भी हम बात करते चलेंगे, है ना। वो आपको ओवरऑल नेशनल लेवल करंट अफेयर्स में भी हेल्प करेगा इसका एनालिसिस। उम्मीद है चीजें आपके फेवर में रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सर। तो हाँ, ये देखो सर, आज की जो मेन हेडलाइन है अदर एमएलए ज्वाइन बीजेपी, ठीक है ना। तो ये सर पॉलिटिकल न्यूज है, इससे हमें मतलब नहीं है। ज्यादा से ज्यादा आप ये पढ़ सकते हो कि सर हाँ एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है। ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा आप ये पढ़ सकते हो कि एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है, किस तरह से कोई पार्टी का मेंबर कोई पार्टी ज्वाइन कर सकता है या छोड़ सकता है। उसके अलावा ये एग्जाम के रिलेटेड इसमें चीजें नहीं है। ठीक है ना। नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। एक मिनट। हाँ, नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं इधर आपका। ये वाली देखो, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। हम्म। अरुणाचल गो डाउन फाइटिंग 0-2 आसाम, ठीक है ना। इसमें कुछ ज्यादा नहीं, बस दो तीन पॉइंट्स याद रखिएगा कि अभी 77th नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप चल रहा है। ठीक है, 77th नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप चल रहा है। तो उसी के रिगार्डिंग ये आपका मैचेस चल रहे हैं। तो इसको आप थोड़ा सा नजर में रखिएगा कि ये जब फाइनल हो जाएगा तो फुटबॉल चैंपियनशिप में कौन विनर रहा, उससे रिलेटेड जो फैक्ट है वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बस इसमें ये ध्यान रखना था, ठीक है ना। बाकी अब इसको स्किप करो, आगे बढ़ो। एक चीज और यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है आपका
ये आपको फेस्ट से रिलेटेड है। आपका जो ईस्ट सियांग पासीघाट यूनिवर्सिटी है, उसमें अभी आपका एक जो एनुअल फेस्टिवल है वो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो उस फेस्टिवल में जो डेप्यूटी सीएम है, तो डेप्यूटी सीएम वहां पर गए थे, उन्होंने उसका इनॉग्रल फंक्शन को स्टार्ट किया, और वहां पर उन्होंने कहा कि हमें इंश्योर करना चाहिए डिसिप्लिन एथिकल वर्क कल्चर, ठीक है ना। यहाँ न्यूज हमारे लिए क्या फायदेमंद है, पहली चीज तो लोकेशन, ये यूनिवर्सिटी की लोकेशन, क्योंकि अरुणाचल जीके में एक क्वेश्चन इस तरह का आता रहता है, कोई भी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है, ऑर्गेनाइजेशन है अरुणाचल की, तो वो किस शहर में है, उसकी लोकेशन क्या है, इस पे क्वेश्चन पूछता रहता है। तो ये आपकी कहां पर है सर, ईस्ट सियांग में, इसको ध्यान रखिएगा। और ये इकलौती स्टेट गवर्नमेंट ओन्ड यूनिवर्सिटी है अरुणाचल की, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है रिगार्डिंग अरुणाचल, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, एक मिनट रुकिएगा। हाँ, नेक्स्ट आ जाओ आप। हाँ, एक ये आरजीयू से रिलेटेड न्यूज है, इसको देखो, ठीक है। इसमें क्या है सर, आरजीयू प्रिपेयर्स फॉर नेट असेसमेंट। इसमें जो हमारे लिए वर्ड है नेट, आरजीयू बोले तो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी। देखो आरजीयू पे भी अरुणाचल जीके में क्वेश्चन बन जाता है। पहला क्वेश्चन तो बन जाता है आरजीयू की लोकेशन कहाँ है, दूसरा बन जाता है आरजीयू कब स्टैब्लिश हुई, तीसरा बन जाता है कि इसके फर्स्ट वाइस चांसलर का नाम या करंट वाइस चांसलर का नाम, ठीक है। तो आरजीयू से रिलेटेड ये सारे फैक्ट्स आपको प्रिपेयर कर लेने हैं। बाकी हमारा जो अरुणाचल जीके होता है उसमें हम ये सारी चीजें आपका कवर करवाते हैं। तो अभी नैक असेसमेंट होने वाला है। नैक क्या है, नेट की फुल फॉर्म है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल। नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल ये क्या है, ये ग्रेडिंग सिस्टम है। जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है इंडिया में, उनको मार्क करने के लिए, उनकी मतलब आप क्वालिटी को जज करने के लिए नैक असेसमेंट यूजीसी करवाता है। तो उसमें ए प्लस, ए बी प्लस, ए प्लस प्लस, इस तरह से ग्रेडिंग दी जाती है, ठीक है ना। तो आरजीयू इज वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज इन इंडिया, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में। तो उसमें अभी नैक असेसमेंट होने वाला है, तो उसकी प्रिपरेशन चल रही है। प्रिपरेशन चल रही है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस। अपने लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि नैक असेसमेंट क्या होता है, और आरजीयू से रिलेटेड जो फैक्ट्स है जो आपके एग्जाम में पूछता है, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और मैं कहूंगा, अगर आप एनालिसिस रेगुलर कर रहे हैं तो इट इज वेरी नेसेसरी कि आपको क्या करना चाहिए, इस पेपर को या तो आप अपना हार्ड कॉपी भी मंगवा सकते हैं, आपका अरुणाचल में तो इजीली अवेलेबल है। दूसरी चीज, नहीं तो आप ई पेपर भी इसका परचेज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मेरे पास ई पेपर का सब्सक्रिप्शन है, आपका 250 रुपी में एक क्वार्टर का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है ना। तो इसको आप परचेज कर सकते हैं, या फिर ई पेपर ले लो। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं सर, पोक्सो से रिलेटेड है, ठीक है ना। नेक्स्ट न्यूज किससे रिलेटेड है, पोक्सो से। न्यूज नहीं है एक्चुअली, ये सर आपका एक विचार है, एडिटोरियल काइंड ऑफ मान सकते हो। तो अपना जो एक सेक्शन होता है ना अरुणाचल टाइम्स का, मंडे म्यूजिक, तो उसमें ये छपा है। इसके जो ऑथर हैं कारी रिबा, ठीक है। अभी जो भी मैं इस म्यूजिक के बारे में बताऊंगा, इस आर्टिकल के बारे में बताऊंगा, तो ये मैं पहले बता देता हूँ, ये मेरे विचार नहीं है, ठीक है ना। जो आपके ऑथर है ये उनके थॉट्स है, मैं उसको एक बार यहाँ पर बता देता हूँ वो कहना क्या चाह रहे हैं। देखो जो ऑथर है वो बात कर रहे हैं सर पोक्सो की। पोक्सो क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, ठीक है। पोक्सो एक्ट जनरली न्यूज में रहता है। नॉर्थ ईस्ट पीएससी पे इसके लिए स्पेसिफिक वीडियो भी अवेलेबल है, अगर आपको इसकी डिटेल जाननी हो तो यूट्यूब कर लीजिएगा पोक्सो नॉर्थ ईस्ट पीएससी। तो नॉर्थ ईस्ट पीएससी यूट्यूब चैनल पे जो इसके रिलेटेड वीडियो बनाई गई थी, वो भी आपको वहां से आप इसके बारे में पढ़ सकते हो, ठीक है ना। तो चलो इसमें विचार वो कहना क्या चाह रहे हैं सर, वो ये कहना चाह रहे हैं कि सर जो माइनर्स है, माइनर्स मतलब जनरली मान लो जो 18 ईयर से कम एज के हैं, हिंदी में कहते हैं बालिग, जो बालिग अभी नहीं हुए है ना, जो अभी एडल्ट नहीं हुए, जिनकी उम्र 18 साल से कम है। तो बहुत सारे केसेस अरुणाचल में देखने को मिलते हैं जो माइनर्स के हैं। ऑथर के हिसाब से जो मिसिंग माइनर्स के केसेस हैं, मतलब जो अपने परिवार से छूट चुके हैं, या तो उन्हें किसी ने किडनैप कर लिया है,
या वो रास्ता भटक गए या घर छोड़ गए, कुछ भी हो, मिसिंग माइनर्स के जो पुलिस के पास केस रजिस्टर्ड है, ऑथर के हिसाब से ऑथर यहाँ पर कह रहे हैं कि जो मेजॉरिटी है वो नॉन एपीएसटी, ठीक है ना, नॉन एपीएसटी है। और वो ये भी कह रहे हैं कि जो मिसिंग माइनर्स हैं वो नॉन एपीएसटी हैं, ठीक है ना। और ज्यादातर जो हाउस होल्ड्स में काम कर रहे हैं, यानी जो एपीएसटी मेंबर्स हैं अरुणाचल के, उनके जो घरों में ज्यादातर जो माइनर्स काम कर रहे हैं वो नॉन एपीएसटी काम कर रहे हैं। तो यानी यहाँ पर ऑथर एक लिंक बैठाना चाह रहे हैं कि एक तरफ से माइनर्स मिस हो रहे हैं जो नॉन एपीएसटी हैं, और वो घरों में काम कर रहे हैं हाउस होल्ड्स में, ठीक है ना। तो वो यानी कहीं ना कहीं ये कहना चाह रहे हैं कि आपका बच्चे किडनैप कर लिए जाते हैं और फिर उनको ट्रैफिकिंग, उनको बेच दिया जाता है मार्केट में, जिसके थ्रू जनरली आम जनता जो है वो अपने घर में एज ए हाउस होल्ड उसको ले आते हैं, ठीक है ना। ये यहाँ पर ऑथर इस चीज को कहना चाह रहे हैं। अब उन्होंने ये कहा कि हाउस होल्ड ऐसा क्यों कह रहे हैं। एक तो उन्होंने कहा कि अपना जो एपीएसटी लोग है उनका ये हैबिट है कि उन्हें हाउस होल्ड की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर वो ये कहना चाह रहे हैं कि हाउस होल्ड्स में ज्यादातर माइनर ही क्यों काम कर रहे हैं, तो उसको उन्होंने कुछ रीजन दिए। देयर कुड बी मेनी रीजंस फॉर हाउस होल्ड्स टू हायर माइनर्स एज हाउस हेल्प, ठीक है ना। पहली बात तो ये कि इनको हायर करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ठीक है ना। दूसरी चीज ये, चिल्ड्रन कम एट अ चीपर सैलरी, बच्चों को ज्यादा पैसा नहीं देना पड़ता और उनको मैन्यूवर करना आसान होता है, यानी उनके साथ आपको ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी है, ज्यादा समझाना नहीं है, शुगर कोटिंग नहीं करनी है, सिंपल उनसे जैसा कहोगे वो वैसा करते हैं, ठीक है ना। लेकिन उससे क्या हो रहा है, कई बार हाउस होल्ड्स में जो हाउस हेल्प की तरह बच्चे काम करते हैं उनके साथ अब्यूजमेंट होता है, फिजिकली अब्यूज किया जाता है, सेक्सुअली अब्यूज किया जाता है, इल ट्रीट किया जाता है। उनके साथ जो बिहेवियर होना चाहिए एक बच्चा देखते हुए भी वो प्रॉपर बिहेवियर नहीं किया जाता है, ऐसा आपका ऑथर का कहना है, ठीक है ना। They have been subjected to a lot more than that. Such children have seen atrocities inflicted on them, both physically and mentally, and many times sexually. ठीक है ना। तो इस तरह के बच्चे आर मोर प्रोन टू बीइंग सेक्सुअली अब्यूज, यानी जो हाउस हेल्प की तरह बच्चे काम कर रहे हैं चांसेस उनके ज्यादा होते हैं सेक्सुअली अब्यूज होने के। अब यहाँ पर ऑथर कहना चाहते हैं कि आप हो सकता है काइंड पर्सन, हो सकता है कोई हो जो कहे हम अपने हाउस हेल्प के साथ ऐसा ट्रीट नहीं करते हैं, हम उनके साथ एक अच्छा बिहेवियर मेंटेन करते हैं, किसी तरह का अब्यूजमेंट नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी इट इज इलीगल टू कीप माइनर्स एज हाउस हेल्प। जैसे हमारा एक फंडामेंटल राइट है, जैसे आर्टिकल 23, 24, 23 किसके अगेंस्ट है, प्रोहिबिशन अगेंस्ट ट्रैफिकिंग, ठीक है ना। ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए 23 है फंडामेंटल राइट में आर्टिकल, 24 किस लिए है, चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट को रोकने के लिए आर्टिकल 24 है। उसके अलावा भी बहुत सारे चाइल्ड लॉज बने हुए हैं जो चाइल्ड लेबर को रोकते हैं, यानी आप कुछ भी कह लो, बच्चों को एज ए हाउस को हेल्प रखना इट इज इलीगल, ठीक है ना। अगर आपको ऐसा लगता भी कि आप उसकी फैमिली को हेल्प कर रहे हो, उस बच्चे को काम देके उसकी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हो, बट स्टिल इलीगल, ठीक है ना। तो यहाँ पर मतलब ऑथर कहना चाह रहा है कि देखो चाइल्ड लॉज हैं, ऑलरेडी चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए भी लॉज हैं हमारे पास, बट उसमें एक जो प्रॉब्लम होती है सेक्सुअल असॉल्ट, तो सेक्सुअल असॉल्ट के लिए सबसे जो टफेस्ट लॉ है वो है आपका पोक्सो, ठीक है ना। जो सबसे टफेस्ट लॉ है वो क्या है सर, आपका पोक्सो। तो यहाँ पर ऑथर ने पोक्सो के बारे में भी बताया है। तो पोक्सो की फुल फॉर्म प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट ऑफ 2012, ठीक है ना। तो जितने भी ऑफेंसेस हैं चाइल्ड के खिलाफ, तो जो सबसे स्ट्रिक्ट लॉ है वो आपका पोक्सो है। दूसरी एक स्पेशल बात पोक्सो की ये है कि ये जेंडर न्यूट्रल लॉ है, ठीक है ना। इट इज अ जेंडर न्यूट्रल लॉ। जेंडर न्यूट्रल लॉ बोले तो यानी इसमें ऐसा नहीं है कि जो सेक्सुअल ऑफेंस है सिर्फ किसी लड़की के खिलाफ होगा तो ही एक्शन लिया जाएगा, अगर किसी लड़के के खिलाफ भी होता, वेदर इट इज अ बॉय और अ गर्ल, ठीक है ना, डजंट मैटर, इट इज द जेंडर न्यूट्रल लॉ।
दोनों के केस में सेक्सुअल अब्यूज को ये आपका कवर करता है। और सबसे बड़ी बात, देयर इज नो टाइम लिमिट फॉर रिपोर्टिंग अब्यूज। यानी किसी के साथ अगर मान लो सेक्सुअल अब्यूज हुआ है, भले 10 साल पहले हुआ हो, बट स्टिल वो रिपोर्ट कर सकता है। तो कोई टाइम लिमिट नहीं है कि आपका केस तो 10 साल पुराना है, हम केस नहीं ले सकते, ऐसा नहीं है। इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं रखी गई है। 2019 में इसको फिर अमेंड किया गया था, इसके प्रोसीजर और ज्यादा टफ कर दिए गए हैं। तो आगे आप देखोगे, ठीक है ना, आगे आप देखोगे इसके जो प्रोविजंस भी टफ कर दिए गए हैं, साथ ही साथ अभी आपका पोक्सो से रिलेटेड क्या क्या आपका पनिशमेंट है वो भी इसमें आगे मेंशन है, ठीक है ना। जैसे ये पेज 2, ये तो एंटरटेनमेंट से रिलेटेड है, इसमें ज्यादा आपको खास इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं मिलेगी, ठीक है ना। हाँ, तो ये जो पेज 3 है, यहाँ पर जो बचा हुआ पोर्शन है वो देखो, यहाँ पर उन्होंने मेंशन कर रखा है पोक्सो एक्ट, उसकी इम्प्लीकेशंस, ठीक है ना। तो पोक्सो एक्ट में अगर हम बात करें कि इफ कन्विक्टेड व्हाट इज द पनिशमेंट एज पर द एक्ट, तो जो पनिशमेंट है वो सब यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है ना। जैसे सेक्सुअल असॉल्ट है, सेक्सुअल हरासमेंट है, पोर्नोग्राफी है, तो इसमें अगर कोई भी 18 साल से कम है, तो यानी इसमें जो चाइल्ड की एज है वो 18 साल मानी गई है। तो अगर 18 साल से कम बच्चे के खिलाफ कोई केस हो रहा है तो वो इसमें आपका कवर्ड है, ठीक है ना। तो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की अगर हम बात कर लें, अगर ऐसा किया जाता है, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है, तो अगर 20 साल से कम का बच्चा है, ठीक है ना, तो यहाँ पर जो लिमिट है 20 ईयर्स है। तो सॉरी, हाँ, ये बच्चे की बात नहीं हो रही, इस सजा की बात हो रही, कम से कम 20 साल की सजा, और या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है। एग्रीवेटिव पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है तो 20 साल, जो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ भी हो सकता है। तो इसी तरह से देखो, अब आपसे एग्जाम में इतना डिटेल में नहीं पूछेगा, अच्छा बताओ इस केस में क्या सजा है, इस केस में क्या सजा है। तो एक बार आप इसको पढ़ सकते हो, क्या क्या आपको पनिशमेंट मिल रही है, वो सब यहाँ पर आपको आर्टिकल में लिखा हुआ है, ठीक है ना। हमें जो मेन बात याद रखनी है, पोक्सो एक्ट की फुल फॉर्म याद रखनी है, इसमें जो चाइल्ड की एज है वो कितनी है, 18 ईयर्स मिनिमम रखी गई है, ठीक है ना। बाकी और डिटेल में देखना तो मैंने आपको बता दिया, नॉर्थ ईस्ट पीएससी के यूट्यूब चैनल पे आपको प्रॉपर वीडियो मिल जाएगा, वहां पर आप इसको देख सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर। हाँ, ये एक बढ़िया एडिटोरियल आया है, कॉल फॉर रिफॉर्म्स। ये क्या है सर, ये यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड है। अब देखो, यूनाइटेड नेशंस के बारे में मैं दो चार आपको बातें बता देता हूँ। जैसे कि आपका यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड अगर हम बात करें, तो आपको पता है यूनाइटेड नेशंस में एक सिक्योरिटी काउंसिल होता है। तो जो भी, मतलब अगर किसी कंट्री के अंदर वॉर चल रहा है या कोई दो कंट्रीज के बीच कॉन्फ्लिक्ट है, तो उसके बीच जो फैसले लेती है वो सिक्योरिटी काउंसिल लेती है। इसमें 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, ठीक है ना। ये डिसाइड करते हैं। 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स, हर 2 साल में इलेक्शंस होते रहते हैं, उसमें चेंज होते रहते हैं। लेकिन ये जो 5 मेंबर्स है ये फिक्स है। कौन कौन है सर, यूएस है, यूके है, रशिया है, फ्रांस है और चाइना है, ठीक है ना। ये 5 क्या है सर, आपके परमानेंट मेंबर्स हैं। तो अब यहाँ पे ऑथर कहना क्या चाह रहे हैं, ऑथर अभी करंट इवेंट का डिस्कस कर रहे हैं कि अभी आपको पता है कि गाजा में एक तरीके का वॉर छिड़ा हुआ है, ठीक है ना। वहां पे इजराइल लगातार बमबारी वगैरह कर रहा है, लगातार वहां पर गाजा पे अटैक कर रहा है। तो अभी यूएन में एक रेजोल्यूशन आया था फॉर द सीज फायर, यानी जो इजराइल की तरफ से बमबारी की जा रही है या हमास की तरफ से जो अटैक किए जा रहे हैं, उनको रोकने के लिए एक सीज फायर होना चाहिए, ऐसा एक यूएन में रेजोल्यूशन आया। लेकिन उसको किसने वीटो कर दिया, यूएस ने, ठीक है। अच्छा, वीटो क्या है कि मान लो ये सारी कंट्रीज ने मिलकर कुछ डिसाइड किया, उसमें से एक कंट्री ने भी उसको अगर मना कर दिया, वीटो मतलब ऑब्जेक्ट कर दिया कि ऐसा नहीं करेंगे, तो वो प्रपोजल डिनाई हो जाता है, ठीक है ना।
तो ये तभी कोई प्रपोजल काम करेगा जब ऑल इन वन सब एग्री करें। तो यहाँ पर यूएस ने क्या करा, वीटो कर दिया। यूएस कह रहा है कि नहीं, हम दूसरा अल्टरनेटिव रेजोल्यूशन लाएंगे जिसमें टेम्परेरी सीज फायर कराएंगे ताकि जो हमास ने हॉस्टेज रखे हुए हैं उनको वापस लाया जा सके। तो यानी इसमें जो सबसे मेन बात समझ में आ रही है, हर कंट्री मुद्दे को अपने हिसाब से चला रही है। फिर ऑथर कहते हैं कि इसी तरह की चीज रशिया ने की थी। जब रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा था, यूक्रेन के फेवर में कंट्रीज रेजोल्यूशन लेके आई तो रशिया ने वीटो कर दिया। तो यानी जितनी भी कंट्रीज हैं वो अपने अपने अकॉर्डिंग आपका रेजोल्यूशन लेकर आ रही हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी कुछ साल पहले जब 2019 में आपका अटैक हुआ था, ठीक है ना, जम्मू एंड कश्मीर में पुलवामा अटैक हुआ था, तो उसमें उसके पीछे जो टेररिस्ट रिस्पॉन्सिबल था, तो उसको ग्लोबली टेररिस्ट रिकॉग्नाइज करने के लिए इंडिया ने भी अपना रेजोल्यूशन भेजा था यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। लेकिन उसको किसने वीटो कर दिया था? चाइना ने कर दिया था, क्योंकि चाइना के पाकिस्तान से रिलेशन अच्छे हैं। तो इस चक्कर में अगर कोई ऐसा काम है जो जरूरी है, इंटरनेशनल लेवल पे होना चाहिए ताकि जितनी भी कंट्रीज हैं, है ना, वो पीस मेंटेन कर पाए दुनिया भर में। जैसे सीरिया में वॉर हो रहा था, ठीक है, तो सीरिया में वॉर को रोकने के लिए भी रशिया ने वीटो कर दिया था। तो हर कंट्री अपने हिसाब से वीटो कर देती है, तो वो रेजोल्यूशन पास नहीं हो पाता है, जिसके नतीजे में हजारों लाखों मासूम लोगों की जानें जा रही होती हैं। ठीक है ना। तो इस चीज को अगर रोकना है सर, तो उसके लिए ऑथर का कहना है हमें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज, ये वीटो खत्म करनी पड़ेगी। ठीक है ना। तो इसके लिए कुछ तरीके सुझाए गए हैं। जैसे ऑथर कहते हैं कि कुछ हवा तो चल रही है रिफॉर्म्स के रिलेटेड P5 कंट्रीज में, जिसमें से एक रिफॉर्म तो ये चल रहा है कि वॉलेंटरी रिस्ट्रेंट का कंसेप्ट लाए। यानी कंट्रीज जो है, वो जो 5 कंट्रीज है वो वीटो ना करें, ठीक है ना, ये उस चीज से बचे। लेकिन ये आपको भी पता है वॉलेंटरी मतलब वो कुछ काम होने वाला है नहीं, बट स्टिल वो वॉलेंटरी रिस्ट्रेंट की बात कर रहे हैं। यानी अपने विल से, हम अपने विल से ऐसा मन में डिसाइड कर लेंगे कि हम किसी भी प्रपोजल पे वीटो नहीं करेंगे। ठीक है ना। यानी वीटो वाली जो हैबिट है, वीटो वाला जो कानून है वो बना रहेगा, बट हम ऐसा बोल रहे हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे। ये उसी तरह की बात हो गई कि मान लो हमने क्या कहते लॉ बनाए हैं किसी को क्राइम में पकड़ने के लिए, लेकिन जो क्रिमिनल है वो कह रहा है ठीक है लॉ रहेगा, लेकिन हम अपनी तरफ से कह रहे हैं आप लॉ हटा दो, हम अपनी तरफ से कह रहे हैं कि भाई हम ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है ना। लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होता है ना, कोई कॉन्क्रीट लॉ चाहिए इसे रोकने के लिए। ये तो वॉलेंटरी है, वो अपनी इच्छा से उसको मना कर रहे हैं कि हम नहीं करेंगे, तो उससे तो कोई मतलब है नहीं। दूसरा चेंज वो सजेस्ट किया जा रहा है कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसको एक्सपेंड किया जाए, उसमें और मेंबर्स को ऐड किया जाए। उसमें जो मेंबर्स ऐड हो सकते हैं, जो मोस्ट पोटेंशियल मेंबर्स है सिक्योरिटी काउंसिल में जो ऐड हो सकते हैं, वो है आपका एक इंडिया है, एक जापान है, एक जर्मनी है, ठीक है ना, और एक ब्राजील है। तो ये कंट्रीज आपस में अपने ग्रुप भी बना के रखती है जिसे कहते हैं G4 ग्रुप। ठीक है। कई बार ये G4 न्यूज में भी रहता है। यूएन जनरल असेंबली की मीटिंग होती है तो जनरली ये 4 कंट्रीज आपस में भी मिलती हैं। तो ये कंट्रीज अपना पोटेंशियल जाहिर करती है कि भाई हम एक बड़ी इकोनॉमी है, एक बड़े रीजन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो सिक्योरिटी काउंसिल में भी हमें जगह मिलनी चाहिए। ठीक है ना। तो सिक्योरिटी काउंसिल एक्सपेक्ट करने के जो मूड में P5 के मेंबर्स भी हैं, यूके, यूएस, फ्रांस तीनों चाहते हैं, बट रशिया और चाइना इनके कुछ रिजर्वेशन है, वो नहीं चाहते कि इसको एक्सपेंड किया जाए, है ना। खासतौर से चाइना, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर एक्सपेंड होगा तो इंडिया है, इंडिया के फेवर में रशिया है, बट चाइना की दिक्कत पड़ जाती है थोड़ी। ठीक है। तो एक तो रिफॉर्म ये बताया जा रहा है सिक्योरिटी काउंसिल को एक्सपेंड किया जाए। लेकिन जाहिर सी बात है अगर सिर्फ एक्सपेंड कर दोगे उससे भी कोई रिजल्ट नहीं हाथ लगने वाला। क्यों नहीं लगने वाला? ये कंट्रीज आएंगी, इनके सपोर्ट में नहीं होगा, ये वीटो कर देंगे। तो वीटो इज द मेन प्रॉब्लम। तो एक लॉ पास होके जो मेन चीज जरूरी है इस वीटो को खत्म करना चाहिए, ऐसा यहां पर ऑथर कह रहे हैं। ठीक है। बाकी ऑथर ने ये भी कहा कि देखो हम ऐसा नहीं कह रहे यूएन बेकार है, यूएन से कोई फायदा नहीं, यूएन से फायदे हैं सर। यूएन के अपने
बहुत से implications है। टू सम अप, हालांकि यूएन हैज नॉट बीन इफेक्टिव, ठीक है ना, यूएन हैज नॉट बीन इफेक्टिव इन काउंटरिंग कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है ना, हैज नॉट बीन इफेक्टिव इन काउंटरिंग कॉन्फ्लिक्ट्स, प्रिवेंटिंग वॉर्स एंड रिस्ट्रेनिंग बेलिजरेंस, बेलिजरेंस मतलब आपका जो एग्रेसिवनेस होती है। लेकिन हाँ, बट विदाउट डाउट डेवलपमेंट एज वेल एज ह्यूमैनिटेरियन वर्क, इसमें यूएन के कई ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे डब्ल्यूएचओ का काम सराहा जाता है और रिलीफ वर्क में यूएन काफी अच्छा काम करता है। हालांकि यहाँ पर अगर हम देखें तो कॉन्फ्लिक्ट रोकने में यूएन काम नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ, जो कई डेवलपमेंट और रिलीफ वर्क होते हैं उसमें यूएन का रोल बहुत अच्छा रहा है। लेकिन अब जरूरत आ चुकी है कि सर हमें यूएन को फिर से रिफॉर्म करना चाहिए, क्योंकि देखो यूएन बना कब था, यूएन बना ही इस वजह से था क्योंकि पिछली बॉडी काम नहीं कर रही थी। वर्ल्ड वॉर वन के बाद 1940 से 18 जो वर्ल्ड वॉर वन हुआ, उसके बाद एक लीग ऑफ नेशंस बनाया गया। उसका पर्पस यही था आगे इस तरह की वॉर को रोका जाए, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला, वर्ल्ड वॉर टू हो गया। तो जब 1945 में वर्ल्ड वॉर टू हो गया, उसके बाद लीग ऑफ नेशंस को अबॉलिश करा गया, लीग ऑफ नेशंस को अबॉलिश किया गया और एक नई बॉडी क्रिएट हुई, दैट वाज यूनाइटेड नेशंस। तो यूनाइटेड नेशंस बना ही इस पर्पस से था कि दुनिया भर में कॉन्फ्लिक्ट को रोका जा सके। और अगर यूनाइटेड नेशंस वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं रोक पा रहा है तो जाहिर सी बात है, या तो बॉडी चेंज करो, नहीं तो उस बॉडी में रिफॉर्म लेके आओ, ठीक है ना। चलो जी, और सिक्योरिटी काउंसिल इसलिए भी जस्टिफाइड नहीं लगती है क्योंकि ये सिक्योरिटी काउंसिल में वही मेंबर्स हैं जो अपार्ट फ्रॉम चाइना बाकी कंट्रीज जो आपका वर्ल्ड वॉर टू जीते थे। हारने वाले कंट्रीज लाइक जापान, जर्मनी, उनके पास कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं था, आज भी नहीं है, ठीक है ना। चलो जी, तो दैट वाज रिगार्डिंग एडिटोरियल। अब ये कुछ लोकल न्यूज है, इसमें आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो इसमें एज सच कोई खास न्यूज नहीं है। हाँ, ये वाली आप देख सकते हो, लेटेस्ट एनएसएसओ सर्वे। इसकी बात कर लेते हैं, एक मिनट इसको और जूम कर लेते हैं। हाँ जी सर, तो लेटेस्ट एनएसएसओ सर्वे आया अभी, जो शो कर रहा है कि पॉवर्टी 5% घटी है। तो ये अच्छा न्यूज है, मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एनएसएसओ क्या है सर? एनएसएसओ यहाँ पर मेंशन है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, ठीक है ना। किस अंडर में आ रहा है सर? ये आ रहा है आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है ना। एनएसएसओ किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, ठीक है ना। तो जो भी सर्वेज वगैरह होते हैं उन सब के डेटा को कलेक्ट करने का काम इसी का है, एनएसएसओ का। तो इंडियन देश भर में जो हमारा सर्वे होता है एनएसएसओ करवा रहा है, ठीक है ना। तो इनके हिसाब से, ठीक है ना, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन्होंने रिपोर्ट पब्लिश की है। मतलब देखो, जाहिर सी बात है, अगर हमें गरीबी देखनी है तो कैसे देखोगे? कई तरीके हैं, या तो वो फैमिली इनकम कितना कमा रही है, उससे थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि इनकम अर्न करने के बहुत सारे सोर्सेस होते हैं। दूसरा तरीका होता है कि आप ये देखो वो खर्चा कितना कर रहे हैं, क्योंकि जितना आप इनकम कमाओगे ऑब्वियसली बात है आप एक्सपेंडिचर भी उतना ही करोगे। और ऑब्वियसली बात है कुछ कंजूस होते हैं, नहीं करते हैं, लेकिन अब उनको साइड करो, ठीक है ना। बट हाँ, अगर एक्सपेंडिचर से हम चेक करना चाहें तो ये दूसरा तरीका है, जनरली हम यही यूज करते हैं। तो इस रिपोर्ट ने क्या मेजर करा है कि हाउस होल्ड कंजम्पशन कितना है, एक घर का जो कंजम्पशन है कि वो कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, उसको उन्होंने मेजर किया है। क्योंकि ज्यादा पैसा आएगा तो वो ज्यादा खर्चा करेंगे, तो उसको उन्होंने कहा है 2022 से 2023 को उन्होंने मेजर करा है। और पिछले 10 साल के मुकाबले, यानी 2011 से 12 में जो सर्वे हुआ था उसमें जो डेटा आया था हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का, उसके कंपैरिजन में 10 साल में जो एक्सपेंडिचर है वो डबल हो गया है, ठीक है ना। ये एनएसएसओ का सर्वे कह रहा है। तो उनके हिसाब से जो पॉवर्टी है वो अराउंड कितनी रिड्यूस हुई है? टू 5%। इट इंडिकेट्स दैट पॉवर्टी इन इंडिया इज बिलो 5% नाउ। ये कौन कह रहा है? ये आपका एनएसएसओ का
सर्वे कह रहा है, ठीक है ना। और ये बोल कौन रहा है, ये बोल रहे हैं सर नीति आयोग के सीईओ। नीति आयोग से 3 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। पहली बात, नीति आयोग के चेयरमैन कौन है, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। नीति आयोग के सीईओ पूछ लेता है। दूसरा, नीति आयोग के वाइस चेयरमैन कौन होते हैं, ठीक है। तो यहां पर किसकी बात हो रही है, सीईओ। सीईओ कौन है, बीवीआर सुब्रमण्यम। तो नीति आयोग के सीईओ का नाम जरूर याद रखिएगा, बीवीआर सुब्रमण्यम। और इनके जो वाइस प्रेसिडेंट है उनका नाम आप कमेंट में मेंशन करिएगा, ठीक है ना। Citing the survey data, Subramaniam said the increase in consumption both in rural and urban is about 2.5 times. यानी अर्बन रूरल दोनों कंबाइन करें तो कम से कम 2.5 टाइम्स आपका बढ़ा है। यहां पर डेटा भी लिखा है, एवरेज पर कैपिटा मंथली एक्सपेंडिचर रूरल एरियाज में था 3773 और अर्बन में था 6459। अर्बन के लिए अलग डेटा निकालते हैं, रूरल के लिए अलग, क्योंकि जो खर्चे होते हैं अर्बन में अलग होते हैं, रूरल में अलग होते हैं। क्योंकि जैसा शहर में आप रहते हो उसी हिसाब से आपके खर्चे भी चेंज होते हैं, ठीक है ना। तो वो अलग अलग निकाला जाता है। तो पर कैपिटा मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ 0 to 5% is pegged at rupees 1373 in rural areas and 2001 in urban areas। बाकी ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, आपको इतना डिटेल में नहीं जाएगा। बस इतना याद रखो कि पॉवर्टी डाउन टू कितना हो गई है, 5%। यानी अगर कभी आपसे पूछे कि रिसेंट एनएसएसओ के सर्वे के हिसाब से हमारे देश में गरीबी कितनी रह गई है, तो दैट इज बिलो 5%, दैट इज 5%, ठीक है ना। तो ये अभी रिसेंट का जो डेटा है वो इस बात को आपका बोल रहा है। चलिए, अब इसमें बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। थोड़ा सा ये पढ़ सकते हो आप, ये G33 नेशंस के बारे में पढ़ सकते हो, ठीक है ना। ये होमवर्क में एक बार इसको पढ़ लेना। G33 नेशंस ये कौन है ना, इसके बारे में पढ़ लेना। और WTO, ये दो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ लेना। न्यूज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। G33 नेशंस में कौन है और WTO, इनका क्या देख लेना, हेडक्वार्टर देख लेना। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसका हेडक्वार्टर देख लेना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए सर, बाकी आपका इसमें इतना ही है। बाकी फिर इसके बाद आप देखोगे तो स्पोर्ट्स की न्यूज है। स्पोर्ट्स से मैंने चेक कर लिया, एज सच अभी कुछ खास न्यूज आई नहीं है, ठीक है ना। फिर भी आप चाहो तो पेपर आपका है, आप जैसे चाहो उस पेपर को पढ़ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो एग्जाम से रेलिवेंट न्यूज थी उसके बारे में डिस्कस किया। एडिटोरियल था उसके बारे में डिस्कस किया, मंडे म्यूजिक थी उसके बारे में डिस्कस किया। तो आज से मैंने ये आपका ये सीरीज स्टार्ट करा है। इसमें अभी बहुत सारे धीरे धीरे इवोल्यूशंस होते रहेंगे, है ना। जैसे जो भी मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूँ, सीरीज स्टार्ट करता हूँ, टाइम टू टाइम उसमें इवोल्यूशंस आपके चलते रहते हैं। तो इसी के रिगार्डिंग भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें कि ये आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा। दूसरी चीज ये मेंशन करें कि आगे आप इसमें क्या क्या चेंजेस चाहते हैं या क्या क्या चेंजेस आप चाहते हैं उसमें ऐड ऑन की जाए, ठीक है ना। तो वो आप मेरे को बता दीजिएगा। और अगली चीज, जैसे हाँ एक चीज मिस हो गई जो मैंने पढ़ा था, मुझे बहुत अच्छा भी लगा, थॉट ऑफ द डे, है ना। आप जब भी न्यूज़पेपर पढ़ें तो इस थॉट ऑफ द डे को जरूर पढ़ें। कहाँ गया, एक ना रुकेगा, जहाँ एडिटोरियल वाला पेज आता है ना वहां पर ये आपका थॉट ऑफ द डे भी आता है। इसको जरूर पढ़िए एक बार। ये थॉट ऑफ द डे देख लेते हैं, ये कहना क्या चाह रहा है। इफ द डिसीजन यू मेक अबाउट, ठीक है ना, if the decision you make about where you invest your blood, sweat and tears are not consistent with the person you aspire to be, you will never become that person, ठीक है ना। जैसे मान लो आपने डिसाइड किया कि इस साल मेरे को एग्जाम क्लियर करना है, ठीक है ना। तो ये आपने सोचा कि मेरे को एग्जाम क्लियर करना है, लेकिन उसके लिए जो मेहनत लगेगी, उसके लिए जो प्रैक्टिस लगेगी, उसके लिए जो प्रिपरेशन नहीं लगेगी, जब तक आप वो नहीं करोगे तब तक आप वो एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते। यानी आपको जो पर्सनालिटी बनना है तो उसके लिए जो जो इन्वेस्टमेंट आपको करनी है, वो इन्वेस्टमेंट अगर आपने नहीं करी तो आप वो पर्सन कभी भी बन नहीं पाओगे। मान लो आपको सिंगर बनना है तो आपको सिंगिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नहीं करोगे तो कैसे बनोगे, ठीक है ना। तो कोई भी प्रैक्टिस हो, ठीक है ना, कुछ भी अगर आपको बनना है तो खून पसीना और आपके इमोशंस ये सब लगते हैं। खून पसीने की मेहनत, ठीक है ना, साथ ही साथ आपके टीयर से मतलब यहाँ पे आपके इमोशन।
जब भी आपको एग्जाम प्रिपरेशन करते तो बहुत से ऐसे फेजेस आते हैं, आपको लगेगा एक दिन कि ये नहीं निकलेगा मेरे से, फिर भी आपको पढ़ते रहना, मेहनत करते रहना। बहुत टाइम ऐसे आते हैं हम ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं कि निकाल ही लेंगे, तो उसमें ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना। जब लगे कि नहीं ये तो नहीं हो सकता, तब भी डिमोटिवेट नहीं होना, लगे रहना है, और अल्टीमेटली रिजल्ट विल बी इन योर फेवर। ठीक है, तो ये एक अच्छा कोट था। आगे से हम कोशिश करेंगे डेली जो भी एडिटोरियल्स में कोट आते हैं उनको साथ ही साथ डिस्कस करते चलेंगे, तो ये हमें आपका प्रिपरेशन के टाइम भी एक मोटिवेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो उम्मीद है अच्छा लगा होगा। अगर देखिए अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आगे कोशिश करेंगे इसको और जल्दी टाइम तक आपको पहुंचा पाए। ठीक है ना, तो इसमें जो भी आप चेंजेस वगैरह चाहते हैं, जो भी आप चाहते हैं ऐड ऑन किया जाए, वो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। वी विल लुक फॉरवर्ड टुवर्ड्स इट, क्योंकि ये जो सारा काम किया जा रहा है आपके लिए किया जा रहा है। ठीक है ना, तो अगर जैसा आप उसको इम्प्रोवाइज कराना चाहते हैं डेफिनेटली आप उसको रिकमेंड करिए। ठीक है सर, चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।